Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is structure and resonating structures of heteronuclear compounds. इसमें आज हम मोनो हीट्रो एटम वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिसमें पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन आते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है C4H5N पायरोल का, जबकि थायोफीन और फ्यूरेन का फॉर्मूला C4H4O और C4H4S होता है। इसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है बिकॉज कि इसमें नाइट्रोजन के साथ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है, जबकि इनमें ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी बिना हाइड्रोजन के ही कंप्लीट हो जाती है। अब हम इनको ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर एक तरह से क्या है, एरोमेटिक अमीन नहीं बल्कि साइक्लिक अमीन की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये NH एक अमीन ग्रुप के लिए अगर इसके इधर CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 होता तो ये क्या होता, एलिफेटिक अमीन होती। और अब इस केस में क्या हुआ है, इसका एक हाइड्रोजन और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हट गया और ये दोनों आपस में अटैच होके इन्होंने क्या किया, साइक्लिक अमीन स्ट्रक्चर बना दिया। सिमिलरली इसको हम साइक्लिक ईथर कंसीडर कर सकते हैं कि दो CH2 डबल बॉन्ड CH के बीच में कौन आ गया, एक हीट्रो एटम ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, ईथर। और यहाँ पे ईथर का दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, एलिमिनेट होके इन्होंने बॉन्ड बना दिया और आपको ये साइक्लिक ईथर मिल गया। और इसको हम साइक्लिक थायो ईथर भी कंसीडर कर सकते हैं, जबकि एक्चुअली इसका नाम पायरोल, इसका फ्यूरेन और इसका थायोफीन होता है। अब जब इन तीनों ही कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं दो डबल बॉन्ड है तो ये कॉन्जुगेटेड डाइईन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो जब ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की तरह हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए, एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये एक भी एडिशन रिएक्शन उस तरह से जिस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जितनी फ्रीक्वेंटली दिखाते हैं ये उतने फ्रीक्वेंटली एडिशन रिएक्शंस नहीं शो करते। लेकिन इसके अगेंस्ट कंजुगेटेड डाइईन्स के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन और हेलोजिनेशन। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे बेंजीन में होती है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स में होती है, ये उस तरह से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, वो रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका हाइड्रोजनेशन करके। तो इनका हाइड्रोजनेशन करने पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलनी चाहिए, एलिमिनेट बाहर हमें मिलनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती, उससे कम मिलती है। तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इसकी तीनों कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ऑन एंड एवरेज 72 से लेके 125 किलो जूल पर मोल तक होती है, जबकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 151 किलो जूल यानी कि इनसे ज्यादा होती है। और अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन की रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो वो ओनली 12.5 होती है। तो हम यहाँ इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से हल्की सी कम है और कॉन्जुगेटेड डाइईन से काफी ज्यादा है। तो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो मोर सिमिलर टू बेंजीन करेंगे, इसीलिए ये अपनी प्रॉपर्टीज जो शो करेंगे या जो इनका केमिकल बिहेवियर है इट विल बी वेरी क्लोज टू बेंजीन। तो ये बेंजीन के जैसे प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और अगर हम बात करें बेसिसिटी की तो देखो इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर से ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और सल्फर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो इनकी लुईस बेसिसिटी हम कंपेयर करें इनके एलिसाइक्लिक कंपाउंड से, यानी कि अगर हम सिंपली अमीन से इसकी बेसिसिटी कंपेयर करें तो अमीन्स आर मोर बेसिक देन दिस,
क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में एंड इट इज नॉट अवेलेबल टू डोनेट एनीवन। तो ये किसी और को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी काफी कम होती है एंड इट इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻14। तो इसकी बेसिसिटी एलिफेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देखिए कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में होता है 2s1 2p3, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3। और अगर हम इसके ऑर्बिटल एनर्जी बनाए तो वो इस तरह से होती है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3 और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में, ये 2s2 2p3। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन सारे ही एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, साथ में आपको एक ऑर्बिटल मिलता है जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये कौन से हैं? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि नाइट्रोजन के केस में ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं होता, ये किस में होता है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होता है, क्योंकि यहाँ तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो देखिए ये मैंने कार्बन नंबर जैसे 1 ले लिया, ये वाला कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कार्बन 4 कार्बन है और ये एक नाइट्रोजन है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से 3 ऑर्बिटल बनाए हैं एट 120 डिग्री एंगल, ये क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो तीनों में सिंगली ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेंसी है, फिर इसमें भी ये 3 ऑर्बिटल्स हैं 120 पर सिंगली ऑक्यूपाइड, इसी तरह से इस कार्बन के और इस कार्बन के। एट ए टाइम इनके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के साथ साथ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होता है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन होता है, जिसको मैंने चारों में रेड कलर से इंडिकेट किया। और ये कार्बन के केस में चारों में क्या होगा? सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो ये मैंने नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को रेड इंक से ड्रॉ किया है। तो ये देखो ये 3 मैंने ड्रॉ कर दिए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एट 120 डिग्री और इसका एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है जो कि डबली ऑक्यूपाइड है, मींस इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साथ में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है और इसी तरह से नाइट्रोजन के पास भी एक एक हाइड्रोजन है। तो अब इस सब में सबसे पहले हम सिग्मा फ्रेमवर्क को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम पाई फ्रेमवर्क को। ये मैंने अभी क्या बनाए हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कार्बन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो अब होगा क्या? इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली इधर चारों कार्बन में एक एक सिंगल बॉन्ड होगा और चारों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा और दोनों एंड वाले कार्बन एक नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। तो ये था इसका सिग्मा फ्रेमवर्क कि सिग्मा ओवरलैपिंग से जो रिजल्ट आया वो आपको ये मिलने वाला है। अब अगर हम देखें इसमें पाई बॉन्ड का क्या फ्रेमवर्क है, तो एक्चुअली तो होना क्या चाहिए? ये दोनों ऑर्बिटल को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करनी चाहिए इस तरह से, और इन दोनों को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करनी चाहिए। तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड और इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये नाइट्रोजन का क्योंकि फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट कैन नॉट पार्टिसिपेट और इसीलिए इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। लेकिन ये जो डायग्राम है ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है, लेकिन एमओटी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब ये दोनों ऑर्बिटल भी सेम डिस्टेंस पे हैं। देखो ये बोर्ड पे आपको इस तरह से ऊपर और नीचे दिख रहे हैं, एक्चुअली ये इस तरह से है, ये 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, फिर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं।
तो ये दो ऑर्बिटल आमने सामने हैं। तो जब ये दोनों आपस में कर सकते हैं, ये दोनों आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। मीन्स एक प्लेन में इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल है, और एक नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी इसी तरह से सेम डायरेक्शन में है। मीन्स इनकी सिमेट्री इसको अलाउ कर रही है इसको कॉम्बिनेशन करने के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि ये ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैपिंग करता है और इसके साथ भी ये वाला करता है, सिमिलरली ये भी इसके साथ करता है। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन, आप ध्यान दो, ये कार्बन 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 और ये NH, ये CH 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 CH, तो इसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन जाएगी। सिमिलरली एक रिंग इस प्लेन के नीचे बन जाएगी, और इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 नाइट्रोजन के 2। तो क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये हकल्स रूल को ओबे कर रही है, क्योंकि 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होती है। तो इट मीन्स ये जो पायरोल है ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इस नाइट्रोजन की जगह, देखो मैं तीनों का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ा रही हूँ, रेजोनेंस भी तीनों का एक साथ कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन दे दिया जाता तो क्या होता, ऑक्सीजन 8 नंबर, ये होता 2s2 2p4, यानी कि s में 2 और p में ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2p4 है तो ये वाले 3 ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे, मीन्स कॉम्बिनेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन की जगह लिखेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, बल्कि इस वाले पेयर में भी, इस वाले ऑर्बिटल में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये पूरा की पूरा सेम स्ट्रक्चर सिग्मा फ्रेमवर्क के बाद अगर हम ऐसा बनाएंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स के कंस्ट्रक्शन के बाद, तो आप यहाँ पे केवल ऑक्सीजन दिखाएंगे और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्यूरेन का। और जब आप इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो आप इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन दिखा दीजिए, यही स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का हो जाएगा। लेकिन फ्यूरेन के बाद अगर आपको थायोफीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो थायोफीन में आप यहाँ सल्फर लेंगे और इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 3s2 3p4। तो ये ऑर्बिटल 2s2 की जगह क्या हो जाते हैं, 3s2 3p4। तो सेम वे में सारा की सारा डायग्राम बनता है, और सिग्मा फ्रेमवर्क से बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट मिलता है आपको, सिग्मा ओवरलैपिंग से। और आपको यहाँ पे सल्फर लिखना होता है, और ये डायग्राम बन जाता है थायोफीन का। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क है और ये पाई फ्रेमवर्क है, कि एक पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग ऊपर और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग नीचे होती है। और क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दिस इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 72 से 125 किलो जूल पर मोल तक आती है। तो अभी हम इन तीनों की अलग अलग रेजोनेंस एनर्जी, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उसमें कितने स्ट्रक्चर्स स्टेबल हैं, क्या डी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में वो देखने वाले। नाउ वी सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन। तो देखिए ये पायरोल है, पायरोल में मैंने ये एक तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन वाला स्ट्रक्चर बनाया है, साथ में ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप आइदर वे मींस दिस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। तो इसकी यहाँ शिफ्टिंग से ये जो पाई बॉन्ड के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, मीन्स इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके यहाँ जाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट ये नेगेटिव अब अपने इलेक्ट्रॉन को फर्दर शिफ्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड शिफ्ट होते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा। जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड जो है इधर बन जाएगा और इस तरफ। तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये माइनस और ये प्लस। तो
तो अब आपने देखा कि इस वाले स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है, इस वाले स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है और इस वाले स्ट्रक्चर में भी क्या है, 2 बॉन्ड है। तो आपने जैसे इसको यहाँ शिफ्ट किया था, अब आपने इसको शिफ्ट किया। नेक्स्ट अब ये वाले जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होते हैं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होने से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जब ये माइनस चार्ज आएगा तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बना रहेगा। तो आपने ये देखा कि अब अगर इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करें, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और अगेन आपको सेम स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट था ये सेकंड है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो फिफ्थ में अगर आप अगेन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हो तो अगेन यू विल गेट फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो हमने क्या देखा, आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स 4 स्ट्रक्चर्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चार्ज सेपरेशन है। यानी कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये चार्ज सेपरेशन है। मीन्स आयनिक स्ट्रक्चर है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है और इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली इन चारों ही स्ट्रक्चर को अगर आप एक स्ट्रक्चर से डिनोट करना चाहो तो वो क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चारों ही स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव दिखा सकते हो। और माइनस चार्ज 1 by 1, एक बार इस कार्बन पे है, दूसरी बार इस कार्बन पे, तीसरी बार इस पे और चौथी बार इस पे। यानी कि अगर आप इसकी नंबरिंग कर देते हो, मैं कार्बन की नंबरिंग कर दूं तो पहले वो 2 नंबर के कार्बन पे है, दूसरे में वो 4 नंबर के कार्बन पे है, तीसरे में वो 1 नंबर के कार्बन पे है और फोर्थ स्ट्रक्चर में वो 3 नंबर के कार्बन पे है। यानी कि चारों कार्बन पे एक एक बार माइनस चार्ज है। तो मैंने क्या किया, इन चारों को दिखा दिया कि इन चारों पे मिला के कितना चार्ज है, -1 चार्ज है और नाइट्रोजन पे कितना है, +1। तो दोनों अगर न्यूट्रल होते हैं तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। और एक ये स्ट्रक्चर है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आप देख सकते हैं कि एक बार इन दोनों के बीच में 1 और 2, इधर से 3 और 4 के बीच में, यहाँ नाइट्रोजन और 1 और 3 और 4 के बीच में, इसमें नाइट्रोजन और 1 लेकिन 2 और 3 के बीच में, यहाँ 2 और 3 के साथ 4 और 1 के बीच में, यहाँ 1, 2 और 4 और नाइट्रोजन के बीच में। तो मीन्स इन सबके बीच में 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन पांचों के बीच में मूव कर रहे हैं। तो आप इसको या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसका बेंजीन से कंपैरिजन करें तो बेंजीन में आप देखते हो कि बाकी तो चार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर 1 और दूसरा ये स्ट्रक्चर 2, ये दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं और इनकी एनर्जी भी क्या होती है, बराबर। ये जो कैकुलस स्ट्रक्चर है, एक में मैंने डबल बॉन्ड ऐसे बनाया, एक इधर 2 इस साइड, इसमें मैंने एक लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड बनाया है। तो ये दोनों 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों में चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ज्यादा है, 151 किलो जूल पर मोल, जबकि पायरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बेंजीन के कंपैरिजन में काफी कम है एंड इट इज ओनली 92 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ आपने पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी को नोट किया, इट इज 92 किलो जूल पर मोल। अब हम बात करते हैं, अगर हम पायरोल की जगह हम फ्यूरेन लेते तो फ्यूरेन के केस में क्या होता कि इस नाइट्रोजन की जगह और हाइड्रोजन की जगह आपको एक ऑक्सीजन लिखना होता। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इसी तरह से बनते। तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर किसका, फ्यूरेन का। फ्यूरेन में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और इसके साथ हाइड्रोजन नहीं होगा। तो फ्यूरेन के केस में भी
आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के केस में ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट करेगा और इस बाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या देखते हैं, सिमिलरली जैसे पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चारों ही स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। और साथ में एक बार कार्बन नंबर 2 पे, दूसरी बार कार्बन नंबर 4 पे, फिर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपको माइनस चार्ज मिलता है। तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, इन चारों स्ट्रक्चर को इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इन चारों के ऊपर मिला के -1 चार्ज है। और अगर इसका हम नॉन चार्ज स्ट्रक्चर मीन्स जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो वो इस तरीके से होगा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन सबके बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम इसको या तो इस स्ट्रक्चर से या इस स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी के 4 में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों है, इसीलिए ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। लेकिन अब हम ध्यान देखते हैं कि क्या पायरोल से भी कम है, बेंजीन से तो कम होगी, तो क्या इसकी पायरोल से भी एनर्जी कम है? देखो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 72 किलो जूल पर मोल, तो पायरोल की थी 92। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ हम नाइट्रोजन लिखते थे तो नाइट्रोजन की जो नेगेटिविटी है वो 3.0 है, जबकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे रेजोनेंस में देने के लिए इतनी जल्दी से तैयार नहीं है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ज्यादा रखता है, रेजोनेंस में कम देता है, इसीलिए इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 72 किलो जूल पर मोल होती है। अब हम देखते हैं थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम होता है और सल्फर एटम के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको ये सेम वे में इस तरह से यहाँ पे दे सकता है अपने नियर बाई कार्बन पे, और ये कार्बन नंबर 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी जैसे आपने फ्यूरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक उसी तरह से बनते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स में ये जो कार्बन स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके अलावा 4 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो कौन से होते हैं कि जिसमें डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर भी पार्टिसिपेट करता है, जिनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी आप इन 5 स्ट्रक्चर्स में ध्यान दो कि स्ट्रक्चर 1 जो है वो न्यूट्रल है, उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, और स्ट्रक्चर 2, 3, 4, 5 मीन्स 4 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। और इन चारों को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव और पूरी रिंग के ऊपर -1 चार्ज, या फिर हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि सल्फर एटम के पास लोन पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर है, लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 पाई बॉन्ड के, और सल्फर का जो लोन पेयर है वो इस तरह से सेक्टेट, ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो सेक्टेट है, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें रिंग की तरह रोटेट करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। अब आप ध्यान दो कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, क्या पायरोल की जितनी, क्या फ्यूरेन की जितनी, या बेंजीन के जितनी? तो बेंजीन से तो डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि बेंजीन के पास 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें चार्ज का सेपरेशन नहीं है और इनकी इक्वल एनर्जी है। यहाँ पे इसकी एनर्जी कम और इन चारों की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ध्यान दो, इसमें रेजोनेंस एनर्जी आती है 125 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर की जो नेगेटिविटी है वो सल्फर की नेगेटिविटी 2.5 है, यानी कि नाइट्रोजन से भी कम। तो यहाँ आपने देखा था जब नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 3.5 थी, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में रेजोनेंस के लिए प्रॉपरली नहीं दे पाता था, लेकिन ये
क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कम है तो ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में देता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो थायोफिन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और उसकी रेजोनेंस एनर्जी आपको मिलती है 125 किलो जूल पर मोल। और इसका एक रीजन और भी होता है जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसमें डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास केवल 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। जबकि थायोफिन में जो सल्फर का वैलेंस शेल है उसमें 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो वो अपने 3d ऑर्बिटल्स को भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाता है, जिससे आपको इंस्टेड ऑफ 5 आपको 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और अब हम बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ की। ध्यान दो, जब यहाँ पे आपने नाइट्रोजन लिया, जब आप यहाँ पे पायरोल लेते थे, NH लेते थे, तो ये बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ मीन्स कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की जो नाइट्रोजन से बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेक्टेडली कितनी होनी चाहिए, 1.48 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो सिंपली एलिसाइक्लिक अमीन्स में होती है उतनी होनी चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमें कितनी मिलती है, 1.38, यानी कि उससे शॉर्ट, उससे कम मिलती है। तो वो एक एविडेंस है कि इसमें जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा, नाइट्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं बल्कि पार्टली डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इधर भी पार्टली डबल बॉन्ड है और इधर भी पार्शियली डबल बॉन्ड है। सिमिलरली जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्यूरेन की, जब आप यहाँ ऑक्सीजन रख देते हैं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1, ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 4 की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.37 एंगस्ट्रॉम आती है, जबकि हम एक्सपेक्ट कितनी करते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन की, 1.43 एंगस्ट्रॉम। तो इट ऑल्सो शोज कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन इसके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड है। और जब हम सल्फर की बात करते हैं थायोफिन में, जब हम यहाँ थायोफिन लेते हैं तो थायोफिन में सल्फर और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की जो बॉन्ड डिस्टेंस है इंस्टेड 1.83, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, सल्फर का साइज बड़ा है तो 1.83 नहीं आती बल्कि कितनी आती है, 1.73 एंगस्ट्रॉम आती है। तो जो डिनोट करता है कि सल्फर रिंग में पार्टली डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन से अटैच्ड है। तो ये इसके फेवर में एक एविडेंस है कि सल्फर के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के लॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन किसमें रेजोनेटिंग करेक्टर या एरोमेटिक करेक्टर्स ज्यादा होंगे, तो देखो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसमें कौन करेगा, सल्फर। तो हम कह सकते हैं कि थायोफिन के, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब सल्फर है हीट्रो एटम तो ये ज्यादा एरोमेटिक होगा, और जब नाइट्रोजन है तो वो उससे थोड़ा सा कम, और जब ऑक्सीजन है मीन्स फ्यूरेन है तो वो और भी कम होता है। तो इस तरह से थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और फिर नाइट्रोजन के और फिर ऑक्सीजन के होते हैं। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है, हमने इसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से। अब हम देखते हैं सल्फर के, थायोफिन के वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें सल्फर अपने डी ऑर्बिटल्स को भी काम में लाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p4, लेकिन इसका 3d ऑर्बिटल्स भी सेम वैलेंस शेल में होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। तो ध्यान दो, ये आपका एक स्ट्रक्चर 3 आया था जिसमें सल्फर के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन नंबर 4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अगर इस स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, या आप इस स्ट्रक्चर नंबर 4 को ध्यान दो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही है और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बन नंबर 1 एडजेसेंट के ऊपर नेगेटिव है, जबकि स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बन नंबर 4 पे है और स्ट्रक्चर नंबर 4 में कार्बन नंबर 1 पे है। तो ये जब एडजेसेंट कार्बन पे अपोजिट चार्ज होता है तो ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो बॉन्ड बनाने के बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप स्ट्रक्चर 6 कहते हैं। अब इसमें ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड तो था ही, प्लस माइनस बन गया, ये डबल बॉन्ड था, ये प्लस और माइनस बन गया।
तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव किए, तो जैसे ही इस पे मूव करेंगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल वैसा की वैसा स्ट्रक्चर का अपोजिट स्ट्रक्चर मिल गया। सल्फर पे नेगेटिव आ गया, नियर बाई कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये माइनस और प्लस में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये प्लस इस माइनस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसमें आप देखेंगे इन दोनों पे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ से, जैसे ये इधर शिफ्ट होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, जिससे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अब ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। जब ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अपोजिट चार्ज है। जब ये दोनों नियर बाई एटम के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है तो वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो आपको अगेन कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और जब डी ऑर्बिटल नहीं करते तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो क्योंकि थायोफीन के केस में आपको इंस्टेड ऑफ 5 यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 10 स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको एक इंक्लूड कर सकते हो और चाहो तो इसको 2, क्योंकि नियर बाई कार्बन के ऊपर कभी अपोजिट चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इस तरह से क्योंकि थायोफीन में ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो इसीलिए ये रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा शो करता है, और वो होती है आपकी 125 किलो जूल पर मोल, जबकि बेंजीन से थोड़ा सा ही पीछे है, बेंजीन में होती है 151 किलो जूल पर मोल। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए क्या ये बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसके डाइपोल मोमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, तीनों के, पायरोल के, फ्यूरिन के और थायोफीन के। साथ में ये जो हीट्रो एटम है और इसके जो नियर बाई एटम की के बीच में बॉन्ड लेंथ है, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट आती है, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए, थोड़ी सी लॉन्ग आनी चाहिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरह से। तो वो ऐसा नहीं आता। इसके साथ ही हम इसको पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी, यानी कि जो बेंजीन का अगर हम पीएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं वो काफी डी शील्डेड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो रेजोनेंस के कारण बनता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में आ जाती है और प्रोटॉन काफी ज्यादा डी शील्डेड होते हैं तो वो काफी डाउन फील्ड दिखाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये आपने साइक्लोहेक्सीन लिया, साइक्लोहेक्सीन में क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपफील्ड होंगे, लेकिन जब थोड़ा सा रेजोनेंस हो जाएगा यानी कि 2 डबल बॉन्ड आ गए तो अब ये रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बॉन्ड की भी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी रेजोनेंस में थोड़ी सी पार्टिसिपेट कर लेती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये ज्यादा डाउन फील्ड आ जाते हैं। और अगर इसमें 3 होते हैं तो और ज्यादा, क्योंकि अब तो ये पूरा सर्कुलर करंट बन जाता है। इस सर्कुलर करंट के कारण आप सब जानते हैं कि पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन 6 हाइड्रोजन का जो पीक है वो आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 डेल्टा पर मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। सेम वे में हम देखते हैं पायरोल में, थायोफीन में और फ्यूरेन में भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका जो डाउन फील्ड है
प्रोटॉन सिग्नल का वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अभी हम उसकी वैल्यूज और देखते हैं। इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो हमने अभी बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से हम देखते हैं कि थायोफीन मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि पायरोल उससे कम और फ्यूरेन सबसे कम है। लेकिन इसके फेवर में हमें एक और एविडेंस मिलता है पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अगर हम साइक्लोहेक्सीन में हम देखें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पीक है वो आपको कितना डाउनफील्ड मिलता है, 4.5 से 4.9 की रेंज में मिलता है सारे ओलिफिनिक कंपाउंड्स के लिए। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए साइक्लोहेक्सीन बनाया, एक्चुअली ये ओलिफिनिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पीक है। और बेंजीन के केस में जो काफी ज्यादा डाउनफील्ड होता है ये पीक, और आपको 7.27 डेल्टा पे मिलता है। और हम बात करें फ्यूरेन, पायरोल और थायोफीन की, तो इसमें जितने ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर्स होंगे उसका उतना ही ज्यादा डाउनफील्ड पीक होगा। तो अब ध्यान दो, फ्यूरेन में क्योंकि सबसे कम होते हैं नेगेटिविटी के कारण, तो ये वाला जो नियर बाई वाला हाइड्रोजन है ये ज्यादा डाउनफील्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इससे कम करेगा। तो देखो ये वाला पीक आपको 7.34 पे मिलता है, यानी कि ज्यादा डाउनफील्ड मिलता है, और ये वाला 6.29 पे, यानी कि डाउनफील्ड तो है टेट्रामिथाइल सीनेन के सिग्नल से, टीएमएस से, लेकिन ये कम डाउनफील्ड है। और अगर हम पायरोल की बात करें तो आपको 6.12 और ये 6.52, यानी कि ये जो नियर बाई वाला हाइड्रोजन है ये ज्यादा डाउनफील्ड पे पीक दिखाता है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें थायोफीन की, तो ये 7.22 और ये 7.01 पे, यानी कि ये भी ज्यादा डाउनफील्ड है। लेकिन इन तीनों में भी हम कंपेयर करें तो क्योंकि थायोफीन में ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए इसका ज्यादा डाउनफील्ड है। देखो 7.22 और 7.01, ये 6.52, ये 6.12, 7.34 और 6.29। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये ज्यादा डाउनफील्ड दिख रहा है आपको, लेकिन हम इसके एक्चुअल एरोमेटिक कैरेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस बात को कि इसके ये जो पीक मिले आपको, जो 2 पीक मिले, हमने इसका एवरेज लिया और उसमें से हमने एटम की नेगेटिविटी को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको एक्चुअल एरोमेटिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता चलता है। इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही क्या होता है, कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो इसमें जो आपको वैल्यू मिलती है 3, और यहाँ आप इसकी एवरेज में से नाइट्रोजन की नेगेटिविटी जो कि 3 है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 3.3 मिलता है। जबकि थायोफीन के केस में आप इन दोनों पीक के एवरेज में से सल्फर की नेगेटिविटी को माइनस करते हो तो आपको 4.6, यानी कि थायोफीन में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 4.6 है, और पायरोल में जो करंट है वो 3.3 है, और फ्यूरेन में जो करंट है वो 3 है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि बेंजीन सबसे ज्यादा डाउनफील्ड है तो ये ज्यादा एरोमेटिक है, फिर थायोफीन जो है उससे कम, और पायरोल और फ्यूरेन इस सीक्वेंस में इनकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ pyrrole, thiophene and furane. If you have any doubt, please write in my comment section so that I can solve your queries also. And now in my coming videos, we will see one by one all 3 compounds, pyrrole, furane and thiophene. Thank you very much. All the very best.